स्वागत है आप सबका। आज हम फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे। इनका अर्थ क्या होता है, इनका उद्भव कैसे हुआ और भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इसके अर्थ की या इसके मीनिंग की, तो संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं की गई है, लेकिन इसे समझने की दृष्टि से इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो मानव के गरिमापूर्ण जीवन जीने एवं उसके बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक ही नहीं वरन अपरिहार्य होती हैं। गोलकनाथपनम पंजाब राज्य के मामले में जस्टिस सुब्बा राव ने कहा कि मौलिक अधिकार नैसर्गिक तथा अप्रतिदेय अधिकार हैं, तथा जस्टिस बेग ने कहा कि मूल अधिकार स्वयं संविधान में समाविष्ट अधिकार हैं। अब बात करेंगे मूल अधिकारों के उद्भव या विकास की। चलिए फिर जानते हैं मूल अधिकारों का उद्भव। सबसे पहले 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने अधिकार पत्र अर्थात जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं जारी कर नागरिकों के मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की। मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है। बाद में 1789 यानी 1789 में जब अमेरिका में संविधान बना, तब अमेरिका ने सबसे पहले मूल अधिकारों को अपने संविधान में बिल ऑफ राइट के रूप में स्वीकार कर पूर्ण संवैधानिकता प्रदान की। बात करते हैं भारत में मूल अधिकारों की क्या स्थिति है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनता है कि भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, हिंदी में अधिकार पत्र कहते हैं। हमारा जब संविधान बना तो उसमें 7 मूल अधिकार दिए गए, किंतु 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो कि आर्टिकल 19(1)(f) व आर्टिकल 31 में निहित था, इसे मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया और एक नया अनुच्छेद 300A शामिल करके संवैधानिक अधिकारों के रूप में संपत्ति के अधिकार को मान्यता प्रदान की। इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिए जाने पर अब वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं, जो कि निम्न हैं। पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ये संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में निहित है। इस अधिकार से समाज में व्याप्त असमानता व भेदभाव को समाप्त कर समता प्रदान करने की बात की गई है। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक में निहित है। इन अनुच्छेदों में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अगला मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल 23 एवं 24 में निहित है। इसमें स्वतंत्रता से पहले जो समाज में शोषण होता था, बंधुआ मजदूरी जो होती थी, उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। अगला मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में निहित है। हमारा देश पंथ निरपेक्ष है और यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। उन सभी को अपने धर्म मानने व आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये आर्टिकल 29 व 30 में समाहित है। हमारे यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, इनकी अपनी संस्कृति है और उसे बनाए रखने तथा उनसे संबंधित शिक्षा आदि के बारे में प्रावधान किया गया है। छठवां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 से लेकर 35 में ये प्रावधान है। हमारे जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके उल्लंघन पर सीधे न्यायालय जाने के लिए प्रावधान किया गया है।
ये तो हुई भारत में प्राप्त 6 मूल अधिकारों की बात। इनको हम डिटेल में एक एक करके आगे के वीडियो में हम समझेंगे। अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की विशेषता कि ये जो मूल अधिकार हमें संविधान में मिले हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता की हम बात करें तो ये संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं। हमें जो मूल अधिकार मिले हैं वे संविधान द्वारा दिए गए हैं तथा राज्य इनके विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकता है और इनकी सुरक्षा या संरक्षा हेतु आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में व्यवस्था की गई है। दूसरा है ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। जो संविधान द्वारा हमें मूल अधिकार मिले हैं वे हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं और राज्य की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में की गई है जो कि इस प्रकार है। राज्य से तात्पर्य है भारत की सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकारें, राज्यों के विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी सम्मिलित हैं। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग डिफेंस फोरम बनाम भारत संघ AIR 1994 इस केस में कहा कि मूल अधिकार प्राइवेट संस्था व व्यक्ति के विरुद्ध भी लागू किए जा सकते हैं। अगली विशेषता है न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब भी किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो वह उन्हें लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट व अनुच्छेद 226 के अधीन हाईकोर्ट जा सकेगा और अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार प्राप्त कर सकेगा। अगली विशेषता है ये आत्यंतिक नहीं है अर्थात पूर्ण नहीं है। हमें संविधान द्वारा जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वे पूर्ण अर्थात एब्सोल्यूट नहीं हैं। इन पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। जैसे कुछ निर्बंधन आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में बताए गए हैं और आर्टिकल 25 में बताए गए हैं, इसलिए ये सीमित अधिकार हैं, पूर्ण नहीं है। अगली विशेषता है कि ये सेना के संबंध में सीमित होते हैं। भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं वे सेना के संबंध में उनमें अनुशासन व कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए सीमित किए जा सकते हैं। अगली विशेषता है कि सेना विधि लागू होने पर जिन क्षेत्रों में सेना विधि लागू होती है उन क्षेत्रों में मूल अधिकार कम किए जा सकते हैं। अगली और आखिरी इसकी विशेषता होती है कि ये संशोधित किए जा सकते हैं। अर्थात भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं उनमें संसद अनुच्छेद 368 के अधीन अपने संशोधन करने की शक्ति का प्रयोग करके संशोधन कर सकती है। इसकी जो आखिरी की 3 विशेषताएं हैं वे इसके निर्बंधन भी होती हैं। उम्मीद है आपको ये फंडामेंटल राइट्स की इंट्रोडक्शन सीरीज आपको पसंद आई होगी। आगे के वीडियो में हम प्रत्येक मूल अधिकार को डिटेल में डिस्कस करेंगे व इनसे रिलेटेड जो भी केस लॉ हैं उनको डिस्कस करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक्स एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको तो फ़ायदा मिले ही और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले।